बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरमेंट और डेथ में 90% चीजें सेम है। नया क्या था? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, और ये लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। कभी कभी बस होता है कि प्रिपेयर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो बस हमें अमाउंट ट्रांसफर करके दिखाना होता है, कैपिटल टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में बाय कैपिटल, बस खत्म। कभी कभी होता है शो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल्ड। टिल इट इज फाइनली सेटल्ड का मतलब होता है जब तक वो पूरा पे ऑफ ना हो जाए तो आपको सारी पेमेंट्स दिखानी है। तो इसे क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि पार्टनर्स लोन, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कैसे बनता है। कौन सा केस अभी हम कर रहे हैं? व्हेन द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एनुअली। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। कभी कभी पूरा लोन अकाउंट नहीं बनाने को आता, सिर्फ एक डेट तक आता है, तो बी केयरफुल। हम अभी तो पूरा बनाएंगे, बट मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूरा बनाने को आए। आए अच्छी बात है, नहीं आए, उन्होंने 1 साल का मांगा था, आपने 4 साल का बना दिया, टाइम बहुत लगाओगे, मार्क्स कुछ उसके है नहीं। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, XYZ बैलेंस शीट में क्या कोई बड़ी अच्छी बैलेंस शीट है, मजेदार क्वेश्चन है। कोई रिजर्व है? हाँ जी है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व भी है, लोन्स लिखे हैं, सिर्फ लोन, कोई ये पार्टनर्स लोन नहीं है, नॉर्मल बैंक लोन है। ईपीएफ इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लायबिलिटी। XYZ एसेट साइड पे कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, बट अक्यूमुलेटेड लॉस है। नाइस बैलेंस शीट, इंटरेस्टिंग बट वेरी इजी। देखते हैं कौन मरा। 3:2:1 पार्टनर था, जेड डाइड, तो 1/6 वाला मर गया ऑन 31 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई भी पूरा। तो ध्यान से पीछे, पता क्या हो जाता है, कभी कभी खेल जाते हैं वो इमोशंस के साथ, एमवीएन वाले तो खासकर। क्योंकि क्या होता है, हम 31 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। ऊपर बैलेंस शीट में लिखा होता है क्लोजिंग 31 दिसंबर, समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग 31 मार्च की ही हो। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लेना, एक बार उस चीज को हाईलाइट कर लेना। और मैं बोलता ना बैलेंस शीट कब किया, जैसे मैंने ये अंडरलाइन, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, मैं बोलूं या ना बोलूं, ये मैंने क्या अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये आदत होती है कि सबसे पहले ये देखना कि क्लोजिंग क्या है, 31 मार्च है कि नहीं। चाहे 99.99% 31 मार्च ही मिलेगी, बट 0.01% 31 दिसंबर भी मिल सकती है। आप बड़े दिल से क्वेश्चन कर रहे होंगे और आप आएंगे सर मजा आ गया, और बाद में पता चलेगा कि 0 मिलेंगे, क्योंकि सारे अमाउंट गलत हो गए ना। जहां जहां कैलकुलेशन था टाइम पीरियड के बेसिस पे, आपका अगर पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट गलत आ गया, अगर आपका पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट गलत आ गया तो क्लोजिंग बैलेंस गलत आएगा, तो एग्जीक्यूटर में जो ट्रांसफर करा वो गलत आएगा, तो हर पीरियड की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट गलत आएगी। आप कैलकुलेट तो कर रहे होगे सही तरीके से, बट आपका बेस ही गलत है, तो उस पर इंटरेस्ट सब कुछ 0। बात समझ आई? तो बड़े आराम से ध्यान से पढ़ना। तो इसमें 31 मार्च ही क्लोजिंग थी, बट ध्यान रखना वैसा भी होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए जेड जिंदा था। The partnership deed provides that goodwill to be calculated on the basis of 3 years purchase of 5 years average profit. Profit for the years 21, 20। सर आपने तो कहा था ऐसा होता है 18, 19, 20, 21, ये तो 21, 20, 19 हो गया। तो बेटा मैंने यही भी बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ही हो, नॉर्मल ट्रेंड ऐसा होता है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आ जाए, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 50, 40, 30, और ये नहीं बता रहा कि कौन सा लेटेस्ट है, तो जो लास्ट में लिखा है 30 उसको लेटेस्ट मानेंगे। ओके, तो 21 ठीक है, आपको दे रखा है बुक्स का क्लोज हुई 21। ओके 21, सर कभी हम इसको लेते हैं कभी हम इसको नहीं लेते, जो बैलेंस शीट में पिछले साल का प्रॉफिट। यस सर, ये भी डाउट आ सकता है ना कि सर कभी होता है कि 5 साल का प्रॉफिट निकालना है एवरेज, और नीचे 4 साल का दे रखा है, तो हम लेते हैं कि 5th ईयर का जो है वो बैलेंस शीट के अंदर होगा। यस और नो? तो इस बार अगर अलग से दे रखा है तो ये 5th ईयर का ये क्यों नहीं ले रहे जो बैलेंस शीट के अंदर है? बेटा अगर आपको अलग से दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपको अलग से बता रहे हैं कि 2021 का आपका प्रॉफिट था 24,000, तो सर ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या है, ये कोई पुराना अक्यूमुलेटेड लॉस चल रहा है। इलॉजिकल है इनकी बात, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट हुआ उस साल तो वो लॉस राइट ऑफ क्यों नहीं हुआ? बट मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बनाते वक्त थ्योरेटिकली वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे नीचे अलग से प्रॉफिट दे रखा है पिछले साल का,
तो वो है पिछले साल का प्रॉफिट। जो बैलेंस शीट में आइटम आ रहा है अगर पीएनएल का, वो सिर्फ एक अक्यूमुलेटेड फिगर है, बस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसका गुडविल कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर होता कि पिछले 3 साल के बेसिस पे आप गुडविल निकालो और लास्ट ईयर का नहीं दे रखा, उससे पिछले 2 साल का दे रखा है, तो थर्ड ईयर का बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर है वो मान लिया जाएगा, तो वो गुडविल में भी यूज होगा और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में भी यूज होगा। ओके, चलो प्रॉफिट्स फॉर द इयर्स एंडेड, तो 21, 20, 19, 18 5 साल का दे रखा है। ओके, deceased partner was to be given share of profits till the date of death on the basis of the profits for the previous year, तो previous year 24,000 को बेस लेके उसका share of profit निकाल देंगे। assets have been revalued, stock 10,000, stock की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिट कर देंगे। debtors 15,000, debtors की वैल्यू गिर गई, डेबिट कर देंगे। फर्नीचर 1500, फर्नीचर की वैल्यू गिर गई, लॉस है, डेबिट कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 5000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिर गई, डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग 35,000, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिट कर देंगे। बिल रिसीवेबल ऑफ 600 वाज फाउंड वर्थलेस, वर्थलेस मतलब उसके पैसे आपको नहीं मिलने वाले। बिल रिसीवेबल की बात हो रही है ना, बिल रिसीवेबल, लॉस। अब ध्यान से देखना, पता क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन इन्होंने अभी चेंज किया है, क्वेश्चन इन्होंने भी चेंज किया है। पहले पता क्या लैंग्वेज होती थी, अब यहाँ पे बिल्स पेबल भी आ रहे हैं, यहाँ पे बिल रिसीवेबल भी आ रहे हैं। नीचे पता क्या क्वेश्चन में लिखा होता, अ बिल ऑफ 600 वाज फाउंड वर्थलेस, अ बिल ऑफ 600 वाज फाउंड वर्थलेस, और बिल्स पेबल भी एग्जिस्ट करता है, बिल्स रिसीवेबल भी एग्जिस्ट करता है, तो क्या मानेंगे उसे, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल? सिर्फ नीचे लिखा हुआ है कि बिल ऑफ 600 वाज फाउंड वर्थलेस, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है डू नॉट एंटिसिपेट गेट्स, कि हमने जो दे रहे थे वो वर्थलेस है, हम तुम्हारे पैसे नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने आप को बैंकरप्ट बोल रहे हो फिर तो। अगर आप उसको बिल्स पेबल मानते हैं, बिल्स पेबल तो आपने किसी के पैसे देने हैं, फाउंड वर्थलेस मतलब ये ना हो पाएगा, ये पेमेंट नहीं हो पाएगी, हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है ना, हम तो बिजनेस चल रहा है अभी, तो लॉजिक कहता है कि उसको बिल रिसीवेबल मानना। ओके, बट यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब वो चेंज हो गया, पहले सेम क्वेश्चन में बिल लिखा होता था, बिल ऑफ 500 600 was found worthless, यहाँ तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि बिल रिसीवेबल फॉर 600 was found worthless, क्योंकि वो एम्बिग्युइटी थी ना, कह रहे अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ बिल भी लिखा होता तो भी बिल रिसीवेबल ही मानते। अब ये कहानी लोन अकाउंट की, सारी बातें इस चीज के लिए हो रही हैं। अ सम ऑफ 12,233 was paid immediately to Z's executor and the balance to be paid in 2 equal annual installment। मैं कह रहा हूँ लोन अकाउंट की बात तो मैं अलग से करूंगा, पहले कैपिटल अकाउंट तो बना लें, पहले उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो Z's executors account till it is finally settled, ठीक है ना, क्लियरली till it is finally settled मतलब आपको पूरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट विद इंटरेस्ट दिखानी है। तो चलो बेटा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। सर कितनी बार पढ़ेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। 3:2:1 Z डाइड, तो वर्किंग नोट की अगर बात करें XYZ आप कर चुके हैं ये सब चीज, तो जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने नहीं करा तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे, आंसू पहुंचेंगे। Z मर गया, Z मर गया, ठीक है जी, तो न्यू रेशियो इज 3:2, गेनिंग रेशियो इज 3:2। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, goodwill of the firm, goodwill of the firm is valued at 3 years purchase of the average of the 5 years। तो एक बार ही बताएंगे क्या क्या ऐड हो रहा है, एक बंदा बोलेगा, बाकी बोलो। 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 years परचेज ऑफ द एवरेज, तो एवरेज कितनी आई, एवरेज कितनी आई 30 40 60 70 75 बाय 5 15,000। क्या हो गया, करा कि नहीं करा, तो एवरेज क्यों नहीं बोल रहे, 15,000 एवरेज आई, और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आई 45,000। कोई भी डाउट, ठीक है जी। अब ये गुडविल ऑफ द फर्म है,
तो Z शेयर क्या है 1/6, कितना आएगा 1/6 7,500। कौन देगा X और Y, गेनिंग रेशियो इज 3:2, तो 3/5 2/5 5 अगेन 4,500 और 3,000। कोई भी डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। तो चलो पहली एंट्री क्या हो गई, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। कौन दे रहा है और डेट क्या है, कब मरा ये 31 जुलाई, तो 2021 ही ना, जुलाई 31। क्या है, कौन दे रहा है, एक्स और वाई। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एक सेकेंड, मैं बस वो फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। Excess capital account debited, Y's capital account debited to Z's capital account। कितने मिल रहे हैं Z को 7,500, तो डेबिट क्रेडिट का कॉलम सेम साइज होना चाहिए 7,500, और ये कितना दे रहा है 45 3,075 मिल गए। तो चलो जी, गुडविल डन। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स 24,000। ये सारे वर्किंग नोट्स बनाने कंपलसरी हैं, ऑप्शन नहीं है। एक एक नंबर होता है, एक एक कैलकुलेशन का। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो नीटली करना, अनटाइडी मत करना कि हमने खड़खड़ कैलकुलेशन कर ली जो सिर्फ आपको ही समझ आए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो Z को मिल रहा है, बेस क्या थी, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कितने महीने काम किया 4 महीने, प्रॉफिट शेयर 1/6, तो 12 2 4 8 8,000/6 कितना आ रहा है 1,333। आपस में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय P&L सस्पेंस के थ्रू एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक सेकंड, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल अकाउंट, कितना 1,333, ठीक है जी। $1,000 क्या हो गया भाई, 1,333। ओके, गुडविल डन, प्रॉफिट कैलकुलेशन डन, रीवैल्यूएशन एंट्रीज हैं काफी। तो डेबिट्स में क्या हो रहा है 1 2 3 4, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, इनकी वैल्यू गिर रही है। तो चलो एक बंदा बोलेगा, यश आप बोलो बेटा, करा है आपने। चलो रीवैल्यूएशन के डेबिट आइटम्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, टोटल कितना डेबिट है 3,600। चलो एक एक करके बोलेंगे। टू डेटर्स 1,000, किसी को कोई भी डाउट आएगा तो बीच में पूछ सकते हैं 1,000। नेक्स्ट, टू फर्नीचर अकाउंट 500, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना 1,500, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 600। कोई भी डाउट डेबिट आइटम्स में? क्रेडिट आइटम्स कितने हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड कितना 1,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 5,000, बस यही है।
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्रेडिट 6000, डेबिट 3600, तो क्रेडिट ज्यादा है, 2400 का प्रॉफिट है, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 2400, 3:2:1, 12, 8, 4। कोई भी डाउट? चलो ओके, रिवैल्यूएशन डन। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कोई क्लेम नहीं है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जनरल रिजर्व भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप एक एक करके भी एंट्री पास कर सकते हैं, आप कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। कोई डाउट? समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, मैं कंपाउंड एंट्री पास कर रहा हूँ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। मेरे को शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, आप मत लिखना प्लीज। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। दूसरा क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू XYZ 6000। एंट्रीज पास करनी है। मुझे पता था काफी लोगों ने कैलकुलेशन तो करी होगी, सबने एंट्री पास नहीं करी होगी, इसलिए जानबूझ के मैंने पूरा क्वेश्चन करा है। कभी कभी डेथ में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने को आती है, तो कुछ अलग थोड़ी ना है। स्पीड तेज होनी चाहिए, कर नहीं पाओगे अगर पहले से नहीं कर रखी। तो 12 का मतलब 642। कोई डाउट? लेजर में तो आपको एक एक करके दिखाना पड़ेगा अगर बना रहे होते कि बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 321, बाय जनरल रिजर्व 321। P&L 6000 लॉस है, राइट ऑफ हो जाएगा। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। किसको दे रहे हैं? क्या राइट ऑफ कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 6000, 321। अब ध्यान से देखना बेटा, हमने सारी एडजस्टमेंट तो दिखा दी, अब बस लोन अकाउंट ही बचा है। अब आपको पहले अमाउंट ट्रांसफर करना है जेड के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, जेड के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आपके पास एक ऑप्शन है कि वर्किंग नोट में आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कैपिटल बैलेंस आ कितना रहा है क्लोजिंग। एक ऑप्शन है कि, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है कि आप वर्किंग नोट में जेड का कैपिटल अकाउंट बनाओ उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। और एक ऑप्शन है कि आप सीधा वर्किंग में कैलकुलेट कर लो, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। क्योंकि उन्होंने नहीं मांगा तो मैंडेटरी नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि बिना अकाउंट बनाए डायरेक्टली मुझे बैलेंस निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, 4, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये भी वर्किंग नोट होता है, दिखाना पड़ेगा। तो क्रेडिट्स, जेड का ओपनिंग बैलेंस क्या था? 12000 प्लस उसको क्या क्या मिला। जेड के क्रेडिट्स देखते हैं। एक जेड का क्रेडिट ये है, एक जेड का क्रेडिट ये है 7500, ठीक है। एक जेड का क्रेडिट ये है, एक जेड का क्रेडिट ये है, बस ये है क्रेडिट्स। तो बोलेंगे एक एक करके 7500 प्लस 1333 प्लस 400 है ना, 400 प्लस 2000, बस यही है। तो टोटल क्रेडिट्स कितने हो गए? 12, 7, 19, 20, 22, 22, 900, 23,233।
23,233 23,233 और डेबिट्स क्या है, एक ही था डेबिट्स 1000, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आया 23,233 माइनस 1000 22,233। तो कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी नहीं था, बट फिर भी आप वर्क नोट में बना सकते हैं, वरना आप ऐसे डायरेक्टली क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स करके, समझ आ गया ना कैसे निकाला, ठीक। अब क्लोजिंग बैलेंस का क्या होता है, ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन में क्या मांगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के नाम से ही, अगर होता है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट तो सेम अकाउंट का नाम क्या हो जाता है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 22,233 22,233। उस सर एक चीज तो हम भूल ही गए, 12,233 वर पेड इमीडिएटली। बेटा कुछ नहीं भूले, जो मर गया है उसको पेमेंट नहीं होगी, जो मर गया उसको पेमेंट नहीं होगी। अब जो भी पेमेंट होनी है उसके एग्जीक्यूटर को होनी है, तो वो पेमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाई जाएगी, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ही दिखाई जाएगी। डेथ के टाइम रिटायरमेंट में दिखाते थे ना, क्योंकि बंदा जिंदा है तो उसको पेमेंट दिखाते थे, फिर बाकी लोन में ट्रांसफर कर देते थे। डेथ में डेथ हो चुकी है, तो अगर कुछ पेमेंट हो भी रही है उसके एग्जीक्यूटर को हो रही है, उसको नहीं हो रही है, हो ही नहीं सकती उसको, तो उससे क्लोजिंग बैलेंस पहले एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ध्यान से देखेंगे, ईयर क्या है 21-22 2021-22 प्रेजेंटेशन ध्यान देंगे प्लीज। 21-22 कब मरा, जुलाई 31। तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने पैसे आए 22,233। सेम डेट पे ही पेमेंट हो गई। बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है, बैंक है, तो टू बैंक अकाउंट 12,233। यहां तक कोई डाउट? अब रुक जाओ, अब लोन अकाउंट की बात आ रही है, यहां तक क्लियर है? अब एक अलग दुनिया है, उसका बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन है, उससे डेथ रिटायरमेंट कोई नहीं, वहां पे भी सेम चीज थी, यहाँ पे भी सेम चीज है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलो बेटा ध्यान से देखेंगे, अब हम करेंगे लोन अकाउंट। ब्लैक ही ठीक है ऐसे कोई, बट मैं फिर भी मतलब पर्पल बेटर है, अलग दिखना चाहिए ना। ध्यान से देखना बेटा, रूल्स बड़े सिंपल से हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 12,233 टू बी पेड इमीडिएटली दे दिए जी, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 2। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कब मरा, ये 31 जुलाई को मरा, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, 1 अप्रैल को अगले साल, या 31 जुलाई को ही अगले साल। समझ आया ना मेरा क्वेश्चन, कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट तो इमीडिएटली नहीं होगी, इमीडिएटली तो 12,000 दे दिए, अब एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट कहां से होता है, फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग या फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। क्वेश्चन समझ आया मेरा, ठीक। डेथ, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, तो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान से देखेंगे, किससे रिलेटेड बातें हो रही हैं अब, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो इंपॉर्टेंट नोट्स कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो, वो जहां जहां लोन अकाउंट होगा हर जगह यूज होंगी ये चीजें। पहली चीज, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट will be calculated from the date of death and not the last close.
कोई डाउट? दूसरी चीज, इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा? एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स या एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना ना, लोन अमाउंट तो हमें पता चल गया 10% इंटरेस्ट देना है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, जो दिखाएंगे इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट पेड, तो वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा या एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग? पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट या एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग? पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब अकाउंट्स तो बनते हैं अक्रूवल बेसिस पे, तो बीच में 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी कि नहीं होंगी? आप इंस्टॉलमेंट 31 जुलाई को दोगे, लेकिन 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं कि नहीं होती? तो जब बुक्स क्लोज होती हैं तो उतने पीरियड का अक्रूवल बेसिस यही कहता है कि उतने पीरियड का कितना अक्रू हो चुका है, बताओ। तो रिटायरमेंट के टाइम भी बताया था, अगर आप नोट्स रेफर करेंगे एग्जैक्टली सेम पॉइंट वहां भी मिल जाएगा आपको। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एक at the time of closing and at the time of payment of installment। अभी दिख जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बट पॉइंट इज कि आपको रिटायरमेंट में बताया था, लेकिन रिटायरमेंट में ये भी बता दिया था कि रिटायरमेंट हुई उस दिन दिया जिस दिन बुक्स क्लोज हुई हैं, तो इसलिए वो दोनों दिन कोइंसाइड कर गए हैं, डेथ में नहीं करते। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड वन at the time of closing and second at the time of payment of installment। तो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट डेट ऑफ डेथ से कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, और लास्ट पॉइंट फिर हम कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग principal। interest is calculated on the outstanding principal। ओके, ये बात भी पहले बता चुका हूं, तो चलो वो तो अभी मैं करूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, वो अभी मैं करूंगा तो पता चल जाएगा कि क्या मतलब है इसका एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। मैं बस आपको अभी रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स अभी अप्लाई करूंगा, तब नहीं समझ आएंगे तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना। अभी ये सब अप्लाई होगा कि डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट डेट ऑफ डेथ से कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग भी कैलकुलेट होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट सर डबल, अभी पता चल जाएगा आपको कि डबल है क्या है टाइम पीरियड के हिसाब से, और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। तो ये तो हो गए जनरल रूल्स, ये क्या हो गए, जनरल रूल्स, मतलब ये सिर्फ इस क्वेश्चन के नहीं, ये हर जगह अप्लाई होंगे जहां भी आप लोन अकाउंट बनाएंगे, जनरल रूल्स ऑफ लोन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, लोन अमाउंट कितना है, 22,233 था, जिसमें से 12,233 तो आपने इमीडिएटली दे दिए, तो 10,000 लोन अकाउंट। ये बात क्लियर आती है कि जो दे दिए वो थोड़ी ना लोन में है, 10,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 2, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 10,000 divided by 2, 5,000 each। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टॉलमेंट इंपॉर्टेंट है ये सब, एनुअली या हाफ ईयरली, एनुअली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर आना, 10 है 12 है, 10% पर आना। चलो अब शुरू करें, कर दो सर, बहुत हो गया क्या, ठीक है बेटा, चलो आपकी ओर से बस। पहली इंस्टॉलमेंट कृति, पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? अगर डेथ हुई है 1 जुलाई 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई 2021 को अगर डेथ हुई है तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 31 जुलाई 2022, यस और नो। बट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले क्या मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं? क्योंकि उससे पहले 31 मार्च आ रहा है तो पहले बुक्स क्लोज होंगी, यस और नो। बट क्या 31 मार्च को कोई इंस्टॉलमेंट पे हो रही है? नहीं हो रही, तो लेकिन बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, अकाउंट्स तो क्लोज होंगे। तो अगर 31 मार्च पहले आ गई, क्लोजिंग पहले आ गई,
तो तब तक कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो चुका होगा, यस और नो, वो दिखाएं। तो 31 जुलाई, अब हम बुक्स को क्लोज कब होती हैं, मार्च 31। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, कितना है 10,000 का 10%, 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने, क्लियर है ना, इनटू 8/12, तो 10,000 का 1,000, 1,000 का 3/4 750, 3/4 क्या 2/3 है ना ये तो, सॉरी 667, 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 टू 2/3 667, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। क्या अभी कोई पेमेंट हो रही है, तो बुक्स क्लोज हो जाएंगी। मार्च 31 टू बैलेंस कैरेड डाउन, प्रिंसिपल कितना बचा है 10,000, इंटरेस्ट कितना अक्यूमुलेट हो गया 667, 10,667, कोई भी डाउट, पक्का। ईयर 21 22 की एक कैलकुलेशन क्लियर है। अब क्या हुआ, नया साल शुरू हुआ 2022 23, 2022 23, ध्यान से देखेंगे प्लीज। अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीटी, कितना बैलेंस है 10,667। अब इंस्टॉलमेंट कब पे होनी है साम्या, 31 जुलाई, इंस्टॉलमेंट पे होनी है 31 जुलाई। इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले कुछ इंटरेस्ट और अक्रू हो चुका होगा, 31 मार्च तक का तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट और आ गया, यस और नो। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब इस बात का मतलब समझ आ गया, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन, एक सेकंड, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा 10,667 पे कैलकुलेट होगा या 10,000 पे होगा, 10,667, वेरी गुड, सेम भी बोल सकते हैं, इतनी कहानी क्यों सुना रहा है। 10,000 पे या 10,667, बी लाउड एंड क्लियर, 10,000, 10,000 ना लाइको, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 10,000 है या 10,667 है, बोलो। आउटस्टैंडिंग लिखा ना मैंने, उसको हाईलाइट करा आपको, कोई ऐसी बात तो नहीं, रूल बताया नहीं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 10,000 है या 10,667 है, तो गुड, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई आप लोगों ने। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 10,000 एंड नॉट 10,667, बट ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा तो नहीं मैंने आपको ये बताया नहीं, रूल सारे रूल बताए फिर उनको अप्लाई कर रहा हूं, बट ठीक है, पहली बार माफ। 10,000 का 10% फॉर 4 मंथ्स, तो 333 आ जाएगा, वो 8 मंथ्स का था तो 4 मंथ्स का, कोई डाउट। अब पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी, तो लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट क्या है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब जब पेमेंट हो रही है पहली इंस्टॉलमेंट की जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट, क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 5,000, इंटरेस्ट कितना अभी तक अक्यूमुलेट हो चुका है 667 प्लस 333 1,000, तो प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि तब तक का इंटरेस्ट जितना हो चुका है। तो अब 6,000 दे देंगे, तो अब क्या बचा, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट, तो अगर कैलकुलेट करें तो 10,667 प्लस 333 11,000,
अक्यूमुलेट हो चुका था लोन, 6 आपने पे कर दिया, तो अब एक ही इंस्टॉलमेंट तो बची 5000। वो कब पे होगी? 31 जुलाई 2023 में। तो बुक्स क्लोज होंगी पहले, बुक्स क्लोज होंगी पहले। इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है? एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो बुक्स कब क्लोज होंगी? मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट विद लोन, interest will be calculated on the outstanding principal 5000 का 10% for 8 months। 500 का मतलब क्या होता है? 1632 1632 48 80 कितना हो जाएगा? 2/3 into 500, 500 divided by 3, 166, 333। कोई डाउट? ओके। यहाँ पे हमने 10,000 का कैलकुलेट करा था, यहाँ पे 5,000 का कैलकुलेट कर रहे हैं सेम, तो उसका हाफ हो जाएगा, वो राउंडिंग ऑफ है, वो राउंडिंग ऑफ, वो 666.66 था, ये 333.33 है, तो हम डायरेक्टली वो भी कर सकते थे। अब पेमेंट हो रही है क्या अभी कोई मार्च 31 को? नहीं, बुक्स क्लोज हो रही है मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। आउटस्टैंडिंग इज 5,000 प्लस 333, 5,333। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 23-24, 23-24। April 1 by balance paid कितना? 5,333। इंस्टॉलमेंट कब पे होनी है? 31 जुलाई। तो पहले तब तक का इंटरेस्ट निकाला जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 5,000 is the outstanding principal का 10% for 4 months। तो इसका आप हो जाएगा 166.66, तो 167। अब पेमेंट हो जाएगी जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 5,500। इसी के साथ अकाउंट क्लोज हुआ एग्जीक्यूटर का। यही बोला था उन्होंने, till it is finally settled, हो गया जी फाइनली सेटल। यहां तक पहुंचना एक चीज, उसके बाद लोन अकाउंट बनाना, उसके लिए आपको बस ये रूल्स पता होने चाहिए कि कब कब इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, इंस्टॉलमेंट की डेट कैसे कैलकुलेट होगी, क्लोजिंग कैसे करनी है, इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। आराम आराम से, डोंट रश, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जल्दबाजी में करोगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें स्पीड डेवलप करने में खुद दिख रहा है ना आपको, मैं तो कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है लोन अकाउंट बनाना। तो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी आराम से, इनिशियली स्पीड पे नहीं, इनिशियली अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए।